Okay, now we are starting with the new chapter, that is a redemption of the preference share. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो इट वेरी वेल, शेयर कैपिटल मीन्स व्हाट. जब भी हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में जितना भी फंड्स इन्वेस्ट किया जाता है दैट फंड इज नोन एज अ कैपिटल. यस और नो? अगर कोई सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, मतलब सिंगल पर्सन है, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो वो लोग इजीली अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना इजीली. कैसे? क्योंकि एक सिंगल सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, उसका बिजनेस छोटा सा बिजनेस है, उसके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो भी स्मॉल है, तो दे आर इजीली इन्वेस्टेड द फंड्स इन द बिजनेस, राइट. बट व्हेन देयर इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, तो कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा वो खुद इन्वेस्ट करे. तो इन दैट सिचुएशन कंपनी इज गोइंग टू जनरेट द कैपिटल. ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या जनरेट करती है? कैपिटल जनरेट करती है, बराबर है. तो जो कैपिटल जनरेट किया जाएगा दैट कैपिटल इज नोन एज अ शेयर कैपिटल. इन शॉर्ट कैसे जनरेट किया जाएगा? कंपनी अपने कंपनी के कुछ शेयर्स मार्केट में इशू करती है. शेयर इज अ शेयर, हिस्सा ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी. शेयर मतलब क्या है कि पूरे कैपिटल का एक छोटा सा जो पार्ट है दैट इज नोन एज अ शेयर. पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसकी एक वैल्यू डिसाइड होती है, और एक शेयर की जो वैल्यू है दैट इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू या तो फेस वैल्यू. क्लियर हो रहा है? समझो, वी आर इशूइंग 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, 1 लाख रुपीज का कैपिटल चाहिए. समझो, छोटा सा अमाउंट देते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजीली समझेगा. समझ लो हम लोगों को 1 लाख करोड़ की जरूरत है. अभी 1 लाख करोड़ को इजीली कनेक्ट जनरेट कर सकता है क्या? नहीं. तो कंपनी क्या करेगी? इसके छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे और उस छोटे पार्ट का एक वैल्यू दिया जाएगा, और वो जो छोटा पार्ट है ना उसके वैल्यू को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू. क्या बोला जाता है इसको? बोलो, नॉमिनल वैल्यू. अब ये जो नॉमिनल वैल्यू है, समझो रुपीज है 10 पर शेयर. कितना है? समझ लो रुपीज 10 पर शेयर. इट मे बी 10, इट मे बी 100, कुछ भी हो सकता है. 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है. तो इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है. समझा कि नहीं समझा? ठीक है. अब ये जो नॉमिनल वैल्यू पर शेयर रुपीज 10 है, तो इस 1 लाख को हम लोग 10 से क्या करेंगे? बोलो, डिवाइड कर देंगे, बराबर है. तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को जो भी मिलेगा वो कितना मिलेगा? बताओ, 10,000. तो दिस इज नोन एज अ नंबर ऑफ शेयर. इसको क्या बोला जाता है? बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स बोला जाता है. ये टोटल कैपिटल है 1 लाख, एंड एक शेयर का जो वैल्यू है दैट इज अ 10, एंड दिस इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू पर शेयर. समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो रहा है? तो ये है एक शेयर का वैल्यू, ये है नंबर ऑफ शेयर्स. क्लियर हो गया? तो डिवाइड करके जो नंबर मिले वो मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 मार्केट में कंपनी इशू करेगी. इन शेयर के एक शेयर के लिए पब्लिक अपने को कितना रुपीज देने वाला है? 10 रुपीज. तो टोटल कंपनी में कैपिटल कितना जनरेट हो जाएगा? 1 लाख रुपीज. क्लियर हो गया? इस तरह से कंपनी अपने फंड्स को जनरेट करती है, दैट इज अ शेयर कैपिटल. क्लियर हो गया? नाउ वी आर हैविंग अ 2 टाइप ऑफ शेयर, राइट यज्ञेश? हमारे पास 2 टाइप के शेयर्स है. फर्स्ट वन इज अ इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड सेकंड वन इज अ व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके, दोनों में क्या फर्क होता है? शेयर कैपिटल में 2 टाइप के शेयर्स बोला मैंने. फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड सेकंड वन इज अ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल. पहले प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग समझ लेते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स मींस द शेयर्स दे आर हैविंग अ फर्स्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेइंग अ डिविडेंड, and when company is going to be closed down, the amount is first refundable to the preference shareholder. इसका मतलब क्या होता है? कंपनी में जितना भी, अभी मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी है, अपोजिट में पब्लिक है, पब्लिक ने हमारे कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया. तो जब भी हम लोग कहीं पे भी, समझो कंपनी अपोजिट है, हम लोग पब्लिक है, हम लोगों ने कंपनी ए में पैसे इन्वेस्ट किए. इन्वेस्ट करने के बाद आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलना चाहिए, हाँ या ना? तो जब भी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना, वैसे उसके ऊपर मिलने वाला जो रिटर्न्स है दैट इज नोन एज ए डिविडेंड. क्या बोलते हो उसको? डिविडेंड. जैसे बैंक के एफडी में पैसे रखते हो कि नहीं? तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा तो क्या मिलता है उसके ऊपर? इंटरेस्ट. सेम अकॉर्डिंग टू दैट, जब भी हम लोग फंड्स इन्वेस्ट करेंगे शेयर्स में, तो उसके ऊपर कंपनी हम लोगों को जो रिटर्न्स देगी ना, दैट रिटर्न्स इज नोन एज अ व्हाट? डिविडेंड. उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है. आई होप नो डाउट इन दिस. अब ये जो डिविडेंड हम लोगों को मिलने वाला है, जो रिटर्न्स मिलेगा ना, तो सबसे पहले कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड देती है कंपनी. तो कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से रिटर्न दे दिया शेयर होल्डर को. तो सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को. और अगर पैसे बचे तो किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर. क्लियर हो गया? तो पहला प्रेफरेंस किसको है डिविडेंड के लिए? प्रेफरेंस शेयर को है. ये पॉइंट समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन, कंपनी समझो बंद होने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में पहले पैसे किसको दिए जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर को. कंपनी बंद हो रही है, कंपनी में जितने पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया वो उनको रिटर्न दे देगी, तो पहला चांस होता है प्रेफरेंस शेयर्स को, इसलिए उनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एंड जो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, जो इक्विटी शेयर है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, उनको क्या बोला जाता है? इक्विटी शेयर्स. दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस. इक्विटी शेयर होल्डर ये बिजनेस के रियल ओनर्स है. मतलब बिजनेस में समझ लो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, बराबर है, तो रिटर्न ज्यादा किसको मिलेगा? इक्विटी को.
लॉस हुआ तभी बेयर किसको करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। ये दोनों के मीनिंग्स है, समझ में आए शेयर कैपिटल क्या होता है। तो अभी आपको 3-4 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे पर शेयर वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से, तो यू गॉट अ कैपिटल। एंड रुपीज को पर नॉमिनल वैल्यू पर शेयर से डिवाइड किया तो वी गॉट अ नंबर ऑफ शेयर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक शेयर कैपिटल में 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया, ओके। नॉर्मली क्या होता है ना, कंपनी जब शेयर इशू करती है, अभी इस चैप्टर में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि देखो इसमें से हम लोगों ने ना इसका मीनिंग देख लिया, व्हाट इज अ प्रेफरेंस शेयर, राइट है, समझा, ओके। अब रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, समझ लो यहाँ कंपनी है और यहाँ पब्लिक है, पब्लिक मतलब लोग हैं, कंपनी को पब्लिक से पैसे चाहिए, इसलिए कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए। क्या इशू किया मार्केट में, शेयर्स। पब्लिक इन शेयर को परचेस करेगी, दैट इज नोन एज अ सब्सक्राइब्ड। इसको क्या बोला जाता है, सब्सक्राइब। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, मतलब क्या करते हो, उनके प्लान को परचेस करते हो ना, सेम उसी तरह से कंपनी के शेयर पब्लिक ने एक्सेप्ट किए तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइब किया। और फिर पब्लिक इन शेयर्स का, एक शेयर का वैल्यू होता है, जैसे मैंने बोला नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर, तो इन शेयर का समझ लो वैल्यू कितना है, ₹10 पर शेयर है, बराबर है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने हमारी कंपनी के 2 नंबर ऑफ शेयर लिए। कितने नंबर ऑफ शेयर, 2 नंबर ऑफ शेयर, ओके। तो होगा क्या, कंपनी ने शेयर्स इशू किया, शेयर गया, और उसके बदले में ये जो शेयर होल्डर है पब्लिक है, कंपनी को क्या पे करने वाला है, कैश, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर। उसने कितने नंबर ऑफ शेयर लिए, 2, तो कंपनी में कैश कितने रुपीज का आएगा अभी, 20, बिकॉज एक शेयर का 10 रुपीज है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स मींस, अभी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब भी आप कोई भी सम करते हो, राइट, आपको अज्यूम करना है कि वी आर अ बिजनेसमैन, वी आर अ कंपनी। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी ने शेयर्स इशू किया, तो शेयर कम्स इन की गोज आउट, उसके बदले में आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो दैट कैश कम्स इन की गोज आउट, कम्स इन। तो अभी शेयर्स किसके पास है, कंपनी के पास कि पब्लिक के पास, पब्लिक के पास। इतना तो क्लियर हो गया। तो इशू में ये होता है कि कंपनी शेयर इशू करते है, उसके बदले में कैश ले लेती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। अभी उसका अपोजिट सिचुएशन, दैट इज नोन एज अ रिडम्पशन। क्या बोला जाता है इसको, रिडम्पशन। अभी हम लोग जो स्टार्ट करे वो चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट इज अ कैंसलेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको, कैंसलेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर हो रहा है, ओके। इसको पे बैक भी बोला जाता है। पे बैक मीन्स व्हाट, मतलब देखो इशू में क्या किया था, कंपनी ने शेयर इशू किए, उसके बदले में क्या आया, सही है। अब रिडम्पशन प्रोसीजर में क्या होता है, देखो यहाँ पे है, समझो रिडम्पशन, और रिडम्पशन कौन से शेयर का कर रहा है बोलो, प्रेफरेंस शेयर का, इसको अभी भूल जाओ, किसका कर रहा है रिडम्पशन, हाँ, अभी इक्विटी शेयर को छोड़ दो। क्लियर हो रहा है। तो जब भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को कैंसिल करते हैं ना, दैट इज नोन एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर्स है उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। अभी इसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ में आया, ओके। नाउ लिसन, यहाँ पे हमारी कंपनी है, कंपनी ने ऑलरेडी शेयर इशू किया था तो शेयर इसके पास है। रिडम्पशन में क्या होता है ना, शेयर होल्डर मतलब जो भी शेयर्स है उससे कंपनी शेयर्स को रिटर्न ले लेती है। क्या कर रही है, शेयर्स को, जो शेयर इशू किया था वो रिटर्न ले लिया, और उसके बदले में पब्लिक ने जो पैसा आपको इन्वेस्ट किया था आपके पास, वो कैश हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, पे बैक, वापस पैसा दे दिया। और अपने शेयर जो पब्लिक के पास है उसको ले लिया, रिटर्न ले लिया, दैट इज नोन एज अ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दिस इज आल्सो नोन एज कैंसलेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया। इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। जब भी मैं कोई भी चैप्टर सिखाती हूँ तो उसके पहले उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ, और वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा रहेगा हर एक चैप्टर में हमारे पास एक थ्योरी होता है, वो थ्योरी अगर आपको क्लियर हो गया तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में भी वही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी वही है। क्लियर हो रहा है। तो हर एक चैप्टर के लिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए ये चैप्टर है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये समझ में आएगा, आप सम बहुत इजीली कर सकते हो। क्लियर हुआ। ऐसा नोट्स आपको टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा, टेक्स्ट बुक में एंट्रीज मिलेगा, बट जिस सीक्वेंस में आपको सिखा रही हूँ ना वो आपको टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से, इसलिए मैंने बोर्ड पे क्लियरली लिखा है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप। ओके, ठीक है। नाउ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग समझ में आया। प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्लियर है, दैट इज अ शेयर कैपिटल। और रिडम्पशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स, जहां पे कंपनी पब्लिक को उनके पैसे रिटर्न दे दी, ये लो आपको पैसा, मेरे मेरे शेयर्स मुझे रिटर्न दे दो, दैट इज नोन एज अ कैंसिलेशन ऑफ द शेयर। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनी को पैसा देना है, हाँ या ना।
तो कंपनी को अगर पैसा देना है तो कंपनी के पास पैसे होने भी तो चाहिए, तब जाके कंपनी पैसा देगी। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है एंड कुछ फॉर्मूलाज है। देखो अभी रिडम्पशन का मीनिंग क्लियर है। अब ध्यान देना, जब भी रिडम्पशन करेंगे तो हम लोगों को सम सॉल्व करने से पहले ना दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला, क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूलाज। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूं सोर्स ऑफ रिडम्पशन। क्या बोला मैंने? सोर्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन बोलेगा तो कौन से शेयर? इक्विटी की प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ऑलवेज प्रेफरेंस। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का ही रिडम्पशन होता है। और अगर आप इक्विटी शेयर कैंसिल कर रहे हो तो उसको बाय बैक वर्डिंग यूज होता है। कौन सा वर्डिंग यूज होता है? जो आपको है अभी। समझ में आया? तो कैंसिलेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स मींस रिडम्पशन कंपलसरी। तो रिडम्पशन ऑफ विच शेयर? प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने के लिए पैसे कहां से लाओगे? उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। राइट है, क्लियर है। तो हमारे पास अलग अलग सोर्सेस है। सोर्सेस में क्या होता है ना, देखो समझो कंपनी रिडीम्ड कर रही है एट पार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एट पार? हमारे एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है, एज्यूम दैट 100। कितना है एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू? 100 एज्यूम कर लो। अब सोचो, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। कंपनी इनसे क्या रिटर्न लेगी बोलो? उनके बदले में इनको क्या दे रही है? कैश। शेयर जो लिया उसके एक शेयर का वैल्यू 100 है, नॉमिनल वैल्यू। कंपनी उनको उतना ही कैश दे रही है। इसको बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। क्या बोलते हैं उसको? जितना शेयर का वैल्यू है उतने में ही रिडम्पशन कर दिया, खत्म। लॉजिक समझ में आया? ओके। बाद में आता है एट अ प्रीमियम। यहाँ कंपनी है, यहाँ शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर से शेयर्स लिया, एक का वैल्यू कितना है? 100। यहाँ पे कंपनी पब्लिक को क्या पेड कर देगी? कैश। बट जो कैश पे करेगी ना वो मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन नॉमिनल वैल्यू। ये फेस वैल्यू है उसका, नॉमिनल वैल्यू है तो वो उससे ज्यादा है। समझो कंपनी ने 120 का कैश दे दिया। कितने का कैश दे दिया? कितना एक्स्ट्रा दिया? 20। कंपनी को लॉस है। शेयर कितने का आया सोचो? 100 का। बट कंपनी ने पैसे कितने दिए? 120 एक्स्ट्रा पैसे दिए। जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट होता है ना उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोला जाता है? तो दिस इज अ रिडम्पशन एट अ प्रीमियम, जहां पे कंपनी को लॉस हो रहा है बट नो प्रॉब्लम। समझ में आया जो मैंने बताया वो? ठीक है। बाद में आता है एट अ व्हाट? डिस्काउंट। क्या आता है? एट अ डिस्काउंट। स्टॉप करो। ओके। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? रिडम्पशन एट अ प्रीमियम। एट अ प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम मतलब समझ जाओ, मोर देन फेस वैल्यू। प्रीमियम मतलब व्हाट? मोर देन फेस वैल्यू। तो हम लोगों को जो शेयर मिला वो कितने का मिला? 100 का। पर आपने उनको कितने पैसे पे किए? 120 पे किए। इसका मतलब यू आर पेइंग 20 रुपीज एक्स्ट्रा। यस और नो? तो जब हम लोगों ने 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया तो दिस इज नोन एज ए रिडम्पशन इज एट अ व्हाट? क्लियर हो रहा है? समझ में आया? तो प्रीमियम में क्या होता है? एक्स्ट्रा प्राइस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को कैश में से 100 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू पे करना है, सही है, एंड 20 रुपीज का क्या पे करना है बोलो? प्रीमियम पे करना है। इसके लिए पैसा कहां से लाएगी कंपनी? दैट इज नोन एज द सोर्स ऑफ रिडम्पशन। क्लियर हुआ? गुड। फिर आता है रिडम्पशन इज एट अ व्हाट? डिस्काउंट। सही है ना? जब रिडम्पशन एट अ डिस्काउंट रहेगा तो यहाँ पे कौन है बोलो? कंपनी है। और यहाँ पे कौन है बोलो? शेयर होल्डर। सही है। यहाँ पे वापस से कंपनी के पास क्या आएंगे बोलो? शेयर, जिसका वैल्यू कितना है? 100। बट कंपनी जब कैश देगी, ये सिचुएशन नॉर्मली होता नहीं है, कंपनी जब कैश देगी ना वो लेस देन नॉमिनल वैल्यू देगा। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? कम। तो लेस देन नॉमिनल वैल्यू मतलब समझ लो कितना रुपीज दे दिया? 80। तो कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट है। बट नॉर्मली दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होता वो भी बता देती हूँ। कंपनी जब शेयर इशू करती है ना स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं कंपनी हूँ, आप पब्लिक हो, मैंने जब शेयर इशू किया तो उसी टाइम पे मैं हम लोग आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखूंगी इन फ्यूचर में ये शेयर जब कैंसिल हो गए तो कौन सा प्राइस में हो गया? एट पार की एट अ प्रीमियम। अगर इन फ्यूचर में इस शेयर्स का आपको पैसा कम मिल रहा है, समझा रहे डिस्काउंट है, तो आप परचेस करोगे क्या? अभी नॉर्मली नहीं करोगे। तो इन शॉर्ट रिडम्पशन इज एट अ डिस्काउंट नॉर्मली नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस। क्लियर हो गया? समझा? तो अभी आपको बस इतना याद रखना है, एट पार मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू, एट प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, अंडर डिस्काउंट मतलब लेस देन फेस वैल्यू। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम लोग देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। अगर एट अ प्रीमियम है तो आपको मेन क्या पे करना है? ओनली फेस वैल्यू, दैट इज अ नॉमिनल वैल्यू पे करना है। एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत है क्या? ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू के लिए पैसा कहां से लाएगा उसके लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड फिर यहाँ पे क्या है बोलो? प्रीमियम है। तो अगर प्रीमियम है तो कंपनी को पब्लिक को क्या क्या पे करना है?
नॉमिनल वैल्यू भी पे करना है और क्या पे करना है, प्रीमियम। तो नॉमिनल वैल्यू के लिए पैसा कहाँ से लाया, इसके लिए सेकंड फॉर्मूला, एंड प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर हो गया। तो सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन मतलब पेमेंट्स करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसका अरेंजमेंट कंपनी को करना होगा, दैट इज नोन एज अ सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। क्लियर है। एंड उसके लिए जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, पहले आप ये दो फॉर्मूला प्रिपेयर करोगे। वंस इट इज कंप्लीटेड ना, आपको सम के कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, वो बहुत इजी लगेगा। ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला, पहले हम लोग सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। क्या लिखा है मैंने वहां पे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आरईडी मतलब रिडीमेबल, जो शेयर्स रिडीम होने वाले हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नॉमिनल वैल्यू पे करने के लिए पैसा कहां से लाओगे, इसके लिए पहला रूल, कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू कर सकती है। क्या कर सकती है कंपनी मार्केट में, फ्रेश इशू। मतलब जैसे कि अगर कंपनी को पैसे पे करने हैं तो पहले कंपनी के पास कैश होना चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, कुछ न्यू शेयर्स मार्केट में इशू करेगी, उसमें से पैसे आएंगे, एंड दिस फंड, दिस कैश इज यूज्ड फॉर द रिडम्पशन। क्लियर हो गया जो मैंने बताया वो। अब देखो, जब फ्रेश इशू करेंगे तो उसका एक रूल है, आफ्टर द फ्रेश इशू करने के बाद विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने के अंदर रिडम्पशन करना चाहिए, तब भी जाके फ्रेश इशू से मिला हुआ पैसा हम लोग रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया रूल क्या है वो। फ्रेश इशू का मीनिंग क्लियर हुआ। फ्रेश इशू से कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, सोच के बोलना। फ्रेश इशू करेंगे तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, कम्स इन, गुड, कम्स इन। तो मतलब कंपनी ने क्या किया, कुछ न्यू शेयर्स मार्केट में इशू किया, उससे कैश मिला, उसी कैश से रिडम्पशन किया, रिडम्पशन में कैश पे किया, राइट है। बट रूल इज व्हाट, फ्रेश इशू करने के बाद, फ्रेश इशू से जो भी पैसा मिलेगा उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने के अंदर रिडम्पशन करना चाहिए, तब भी जाके फ्रेश इशू में जो कैश मिला वही कैश हम लोग रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये लीगल टर्म है, लीगल कंसेप्ट है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नॉमिनल वैल्यू के लिए कंपनी क्या कर सकते हैं, न्यू शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं, दैट इज अ फ्रेश इशू। उसमें से कुछ पैसे मिले और फिर भी शॉर्टेज है, फिर भी और पैसे चाहिए। समझो 100 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू, उसमें से 60 रुपीज का फ्रेश इशू किया, कितने रुपीज का, 60, बचा कितना, 40, बचा कि नहीं। तो 40 रुपीज का जो अमाउंट है उसके लिए कंपनी डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर सकती है। डीपी का मतलब क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ मैं आपको जो नोट्स दूंगी रिटर्न पीडीएफ, उसके अंदर डिविजिबल प्रॉफिट का पूरा लिस्ट अवेलेबल है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट कि डिविडेंड एंड सारे पेमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है रिजर्व्स में, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। दैट इज सम रिजर्व्स, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व्स, बराबर है, ये सारे डिविजिबल प्रॉफिट है। रिजर्व एंड सरप्लस, अदर रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें से कुछ लॉसेस माइनस करने के बाद बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो कुछ रिजर्व्स है कंपनी की सेविंग्स है, इसी में से पैसे कंपनी दे सकती है। डाउट पॉइंट क्लियर हो गया, समझा। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए सोर्सेस कौन कौन से, बोले दो सोर्सेस है, पहला वाला फ्रेश इशू, सेकंड वन इज व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट। देन डिविजिबल प्रॉफिट में क्या आता है, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट में क्या आता है, उसका पूरा लिस्ट मैं आपको दे दूंगी बाद में, वो टेक्स्ट बुक में भी है एज वेल एज मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है पीडीएफ में। समझ में आया, गुड, ठीक है। अब समझो नॉमिनल वैल्यू के लिए सोर्सेस तो हो गए, अब क्या पे करने का है, प्रीमियम। प्रीमियम पे करने के लिए भी हमारे पास दो सोर्सेस है, मतलब रिडम्पशन के ऊपर का प्रीमियम पे करने के लिए क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आप यूज कर सकते हो। एंड फिर भी शॉर्टेज है तो पैसा कहां से ले सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस एंड एक्सेट्रा। बट आपके पोर्शन में, राइट, मैंने क्या बताया, आपके पोर्शन में ना सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट नहीं है, तो पैसे कहां से यूज करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी डिविजिबल प्रॉफिट से। समझा। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट बाय रूल, बाय लीगल कंसेप्ट एक्चुअली प्रीमियम के लिए पैसा कहां से यूज होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट से यूज होता है। डन, समझा। तो हम लोग ने देखा कि रिडम्पशन के लिए पैसे कहां से लाएंगे, नॉमिनल वैल्यू के लिए भी और प्रीमियम के लिए, सही है ना। ओके, अब रिडम्पशन करने के लिए कुछ स्टेप्स है, मतलब स्टेप्स एक्चुअल में नहीं है, मैंने इसको स्टेप्स में लिखा है एंट्रीज को, ताकि आपको याद रहे अच्छी तरह से और एक भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द स्टेप्स ऑफ द जर्नल एंट्री फॉर द रिडम्पशन। जब भी आप सम सॉल्व करेंगे इन्हीं स्टेप को फॉलो करके एंट्रीज करेंगे। क्लियर हो रहा है, ओके। पहला रूल, रिडम्पशन करने के लिए हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। अभी फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है वो समझ लो। समझो कंपनी ने शेयर्स इशू किया, क्या किया बोलो, इशू किया, तो यहाँ कंपनी है, यहाँ पब्लिक है, दैट इज अ शेयर होल्डर है। समझो शेयर दिया, उसका एक शेयर का वैल्यू 100 है, राइट। बट कंपनी ऐसा नहीं होता, शेयर दिया 100 का, एट अ टाइम 100 रुपीज ले, नहीं होता। अपने 12th में इशू ऑफ शेयर सीखा है,
मतलब जब भी एक शेयर का वैल्यू 100 है तो इसका पैसा पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, मतलब समझ लो ये 100 रुपीज है, इसके 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे सोचे, तो पहले इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट मनी, देन फर्स्ट एंड फाइनल मनी, समझ लो, राइट। तो जब भी पब्लिक से पैसे लेंगे 100 रुपीज 10 रुपीज कितना भी हो नॉमिनल वैल्यू, तो उसको इंस्टॉलमेंट में रिकवर किया जाता है। मतलब समझ लो यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 40 है, फिर 30 है, फिर 30, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी 40 रुपए ले लेगी, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी 30 रुपीज ले लेगी, क्लियर हो रहा है, एंड फिर और बचे हैं, समझ लो कंपनी ने यहाँ तक कई कॉल किए, मतलब अभी तक कितने रुपीज मिले, 40 + 30 70, अभी भी कितना बाकी है, 30 बाकी। दिस टाइप के शेयर्स को बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर। इसको क्या बोला जाता है, पार्टली पेड अप शेयर, कि जो शेयर का अभी तक पूरा पैसा आपको नहीं मिला, फिर कंपनी 30 रुपए का भी कॉल कर देगी और पब्लिक से पैसे ले लेगी, तो अभी सारे पैसे मिल गए, इसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का पहला रूल, कि जब भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में वो शेयर फुल्ली पेड अप ही होने चाहिए, और अगर फुल्ली पेड अप नहीं है, वो पार्टली पेड अप है, तो आपको कॉल करके उसको फुल्ली पेड अप करना है, समझ में आया। एंड कॉल करेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो देखो पहला स्टेप वही है, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इनटू द फुल्ली पेड अप शेयर, मतलब जो शेयर पार्टली पेड अप है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप कर रहे हैं, और एज्यूम कर रहे हैं सारे पैसे मिले। ये स्टेप बहुत लेंदी है, बट मैंने इसको एक शॉर्ट में लिखा है जो आपको नॉर्मली आता है, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन में और कुछ वेरिएशन आएंगे तो हम लोग उसको क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखेंगे। बस फिलहाल इतना याद रखो, अगर हमारे शेयर पार्टली पेड अप है तो उनको क्या करना है, फुल्ली पेड अप में कन्वर्जन करना है। फुल्ली पेड अप में कन्वर्जन करना मतलब पब्लिक से पैसे मांगना, तो पब्लिक से पैसे मांगेंगे तो कैश मिलेगा, हाँ या ना। रूल्स याद है सबको, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कि एक बार रिकॉल कराओ, ध्यान दो, जर्नल एंट्री के लिए रूल्स चाहिए, और अभी आप एंट्रीज याद नहीं कर सकते, आपको एंट्री प्रिपरेशन आना ही चाहिए, यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट, बराबर ना, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, चलो बोलो, 11th आप भी बोल सकते हो, रियल अकाउंट का रूल क्या है, हाँ, कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, तो मैं रियल के लिए अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, कम्स इन रहेगा तो व्हाट, कम्स इन रहेगा तो व्हाट, डेबिट, डेबिट, है ना, एंड गोज आउट रहेगा तो, गोज आउट रहेगा तो क्रेडिट। मीन में से उठा है ना, कभी भी ये रूल याद होने चाहिए, और अगर नहीं है तो खुद को शर्म आनी चाहिए, मैं इतना भी बोल दूं, अरे तुम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो, रूल ही याद नहीं तो कैसे करोगे, घर पे जाके उसको उठते बैठते याद कर लो, हाँ रियल का रूल मैम ने क्या सिखाया था, नॉमिनल का क्या सिखाया था, तब भी जाके आपका अकाउंट्स परफेक्शन होगा। आपको इसको भूलने के लिए सिखाया ही नहीं है, बीके जो 11th में सीखते हो ना वो भूलने के लिए है ही नहीं है, समझ में आ रहा है, जो 11th में सीखोगे वही 12th में कहीं ना कहीं यूज होगा, जो 12th में सीखेगे कहीं आगे जाके यूज होगा, तो बीके भूलने के लिए है ही नहीं, उसको रिपीट रिपीट सॉल्व करके माइंड में फिट ही कर देना, समझ में आया। एंड प्लीज, इसलिए मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि आई एंट्री बाद में ऐड कर लो, जो भी बैच है मैंने उसको पहले रूल्स बताया, तो अभी भी मैं आपको वही कर रही हूँ, पहले रूल्स बताया, रियल का रूल समझा, फिर कौन सा रूल आता है बोलो, नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल होता है यूज करने के लिए एक्सपेंस एंड इनकम के लिए, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेगा तो कहाँ आते हैं, एंड इनकम्स एंड गेन्स रहेगा तो कहाँ आते हैं, मतलब बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस है लॉसेस है वो जर्नल एंट्री में डेबिट होता है, डेबिट मतलब ऊपर वाला लाइन, सही है ना, जिसको डेबिट लिखा जाता है, एंड बाय डिफॉल्ट उसके नीचे लाइन को क्या बोलते हैं, क्रेडिट, क्लियर। इनकम्स एंड गेन्स रहेगा तो क्रेडिट जाएगा। फिर एक पर्सनल का रूल होता है, कोई बता सकता है, यस, डेबिट द, यस, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस में जो भी पर्सन रिसीवर है वो डेबिट, और जो गिवर है देने वाला है वो कहा जाएगा क्रेडिट। देन समझ में आया, गुड। अभी तुम दोनों यहाँ ध्यान दो, चलो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या था, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब हम लोगों को पैसा मिलेगा, सही है। पैसा मिलेगा तो कैश व्हाट, कम्स इन, कम्स इन कहा जाता है, देखो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट है ना, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा देने वाला कौन है, कि ये तो कौन से कैपिटल का आएगा, शेयर कैपिटल का आएगा ना, इसलिए क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये मैंने सिंगल एंट्री का, इसकी एक्चुअली डबल एंट्री होती है जो मैं सब में बताऊंगी। फिलहाल इतना तो क्लियर है, हम लोगों को पैसे मिले तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से कैपिटल के मिले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, इसलिए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन एनी डाउट इन दिस, गुड। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अभी ये भी हो सकता है कि हम लोगों को रिडम्पशन करना मतलब पेमेंट करना, और पेमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो हम लोग हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स को सेल करके भी तो पैसा आ सकता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, राइट। ओके, तो इसके लिए क्या लिखा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो सेल ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स। अभी इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स्ड एसेट सोल्ड किए तो इट मे बी प्रॉफिट, इट मे बी लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, सोल्ड किया 6 लाख में, क्या हो गया? प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, सोल्ड किया 4 लाख में, क्या हो गया? लॉस। कुछ भी हो सकता है। तो समझ लो आपने जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया और उसमें क्या हुआ बोलो? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। कम्स इन कहाँ आता है? हाँ, डेबिट। कम्स इन कहाँ आता है? डेबिट। तो देखो क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट। सही है। अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या? इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो ना, फिक्स एसेट्स बेच रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कम्स इन की गोज आउट। गोज आउट। गोज आउट कहाँ आता है? देखो क्रेडिट। ये तो समझ में आया। इसलिए इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स गोज आउट। अभी प्रॉफिट हुआ समझो, तो प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए? देखो जरा, इनकम एंड गेन कहाँ आता है? आता है ना, उसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए क्या लिखा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। डन। एंट्री समझ में आया? पक्का। एंट्री क्या था बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट राइट्स टू दी टू फिक्स इन्वेस्टमेंट है तो फिक्स एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, नॉर्मली कैश नहीं लिखते, मतलब कंसेप्ट वही है कि कैश आ रहा है, बट पैसा हम लोगों को डायरेक्टली इन हैंड नहीं मिलता, अपने अकाउंट में मिलता है ना, इसलिए बैंक लिखा है। पर आप उसको कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो। समझ में आया? और अगर आपने बाय मिस्टेक कैश लिख भी दिया तभी भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट एक्चुअल्स में देखा जाए तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के पैसे बैंक में डिपॉजिट हुए, इसलिए हम लोगों ने बैंक लिखा। डन। समझते हैं? ओके। अब वही इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके लॉस हुआ तो जरा लॉस को साइड में रखते हैं। इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स क्रेडिट, और लॉस हो रहा है तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ आता है बोलो? डेबिट। इसलिए जो पीएनएल यहाँ क्रेडिट था उसको हम लोगों ने कहा लिखा? डेबिट। डन। समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट। क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बता, ऐसे हो सकता है क्या प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ दोनों एक साथ? स्तुति नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? दोनों में से कोई भी एक। तो ऑब्वियसली एक तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ तक समझ में आया? गुड। पॉज करो थोड़े टाइम के लिए। ओके तो हम लोगों के कौन कौन से स्टेप्स कवर हो गए? कन्वर्जन ऑफ द पार्टली पेड अप शेयर इनटू द फुल्ली पेड अप शेयर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स एसेट्स एट अ प्रॉफिट एंड एट लॉस, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकता है। सेम रिडम्पशन के लिए आपको फ्रेश इशू करना है, हाँ या ना? तो फ्रेश इशू करेंगे तो इंटरेस्ट क्या आएगा? तो फ्रेश इशू भी 3 सिचुएशंस में होता है, एट प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू, जितने का शेयर दिया उतना ही पैसा मिला। तो फ्रेश इशू करेंगे तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। एंड व्हाट गोज आउट? शेयर्स गोज आउट। तो वो शेयर इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं या तो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिखना गलत हो गया, यहाँ पे रिडम्पशन नहीं, यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखना चाहिए था। बाद में आप अपने नोट्स में चेंजेस कर दो। फ्रेश इशू करेंगे तो कैश कम्स इन, एट अ पार कर रहे हो मतलब जितने वैल्यू का शेयर्स गोज आउट है उतना ही कैश आपको मिलेगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? यस और नो? फिर सेकेंड थिंग, अगर एट अ प्रीमियम किया, क्या बोला मैंने? एट अ प्रीमियम किया तो एंट्री क्या होगा? शेयर का जो फेस वैल्यू उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो सोचो आप शेयर इशू कर रहे हो, शेयर गया 100 का बट पैसे आए 120, तो प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले कैश मिलेगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर्स गोज आउट है तो इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज गोज आउट क्रेडिट। बट इसमें अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इसको लिखा जाता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड प्रॉफिट है इसलिए वो क्रेडिट। लॉजिक समझा? क्रेडिट क्यों वो? ठीक है। तो फ्रेश इशू एट पार हो सकता है या तो एट अ प्रीमियम हो सकता है या तो एट अ डिस्काउंट, तो तीनों में से कोई एक एंट्री आएगा। अब डिस्काउंट में शेयर इशू किया, शेयर इशू किया तो व्हाट गोज आउट? शेयर इशू किया तो व्हाट गोज आउट? शेयर्स गोज आउट। व्हाट कम्स इन? कैश। तो एक कॉमन एंट्री क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक तो समझ में आया? ओके। अब जब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो शेयर जा रहा है 100 का बट पैसे मिले समझो 80, प्रॉफिट की लॉस? लॉस। तो लॉस कहाँ जाना चाहिए? देखो लॉस रहेगा तो कहाँ जाता है? डेबिट, इसलिए डेबिट में लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। समझ में आया? तो सबसे पहला स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो। फिर क्या करना है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, दोनों में से एक। अभी देखो क्वेश्चन में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है तो ये एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप रिकॉल करना है, क्या होना चाहिए? फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में एट पार या तो एट अ प्रीमियम या तो एट अ डिस्काउंट, तीनों में से एक एंट्री होगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू है तो, नहीं है तो स्किप द एंट्री, राइट? स्किप द स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप हुआ। अभी फिफ्थ स्टेप क्या आता है? डिक्लेरेशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप शेयर्स कैंसिल करें उसके लिए आप डिक्लेयर करेंगे, तो होता क्या है ना, पहले स्टेज में जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को शेयर्स देगा। क्या देगा? शेयर्स। ओके तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ डिक्लेयर किया जा रहा है कंपनी इज गोइंग टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स।
ओके तो इसमें एट पार है, एट अ प्रीमियम है, होगा क्या सोचो, एट पार में हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं ना, तो एंट्री क्या होगा, रिन्यूएबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट कम्स इन। एंड देने वाला कौन है, हु इज अ गिवर, होल्डर, हाँ या ना, देखो ना यहाँ कंपनी है और यहाँ पे है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन्होंने शेयर्स दिए किसको, कंपनी को, तो शेयर कम्स इन, तो कौन से शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, तो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल अकाउंट डेबिट पहला वाला, ओके और ये देने वाला कौन है बोलो, शेयर होल्डर है, तो इसलिए लिखा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर है तो क्रेडिट, इसलिए लिखा टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, डन, समझ में आ, ओके ये था डिक्लेरेशन एट पार, वही एट प्रीमियम हुआ तो ये, हाँ सिर्फ डिक्लेयर किया, अभी तक पेमेंट नहीं किया, बस कंपनी को शेयर्स आए, उसके बाद कंपनी पेमेंट करेगी, तो पेमेंट का एंट्री अलग से, क्लियर है, ओके अब डिक्लेरेशन एट अ प्रीमियम हो रहा है, तो ठीक है एट अ प्रीमियम है, फ्री भी व्हाट कम्स इन, शेयर कम्स इन, देने वाला कौन है, होल्डर है, तो एंट्री क्या होगा देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट कम्स इन, हु इज अ गिवर, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर इज अ गिवर। अब सोचो कि अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम किया, प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा, है ना, अब सोचो कि आपको शेयर मिला 100 का, पर आपने ज्यादा पैसे दिए, तो प्रॉफिट की लॉस, आपने ज्यादा पैसे दिए, लॉस, तो लॉस होना चाहिए, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहा जाएगा डेबिट, समझ में आया, यस और नो, पक्का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहाँ पे जाएगा, डेबिट, इन डाउट इन दिस, क्लियर है, गुड, तो एक तो डिक्लेरेशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एट पार हो सकता है, या तो एट अ प्रीमियम हो सकता है, दोनों में से कोई एक एंट्री आएगा, समझ में आया, ओके अब सच में, अब मीटिंग प्रीमियम, प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से लाया, कहाँ से लाते हो प्रीमियम के लिए पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट इस सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है आपके पोर्शन में, इसके लिए मैंने एंट्री में क्या लिखा सीधा, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, जहां से पैसे यूज कर रहे हो वो डेबिट, किसके लिए यूज कर रहे हो, प्रीमियम के लिए, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है, हम लोगों ने प्रीमियम के लिए पैसा यूज किया, कहाँ से यूज किया बोलो, डिविजिबल प्रॉफिट, तो इक्वल टू के इस साइड में जो है ना वो डेबिट होता है और ये वर्डिंग क्रेडिट होता है, शॉर्ट में एंट्री बता दी, हो गया, ओके अब आता है पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, पैसे दे रहे हैं, है कि नहीं है, पैसे देंगे तो व्हाट गोज आउट, सच में पैसे देंगे, कैश गोज आउट, कौन किसको मिलेगा पैसा, हम लोगों ने दिया, किसको दिया, होल्डर को मिला, तो दे आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री होगा रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट, देन एंड सम टाइम आपके क्वेश्चन में आता है कि कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, सम टाइम कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, समझो, तो उसका एंट्री आएगा, अगर नहीं करे तो उसका एंट्री नहीं आएगा, और एक एंट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 7th के बाद होना चाहिए था, वो है ट्रांसफर टू सीआरआर, क्या बोला मैंने, ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर का फुल फॉर्म है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सही है ना, ओके अब देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में क्या आता है, यहाँ ध्यान देना, सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड अमाउंट, इक्वल टू के बाद का ये सेकेंड अमाउंट है, तो सेकेंड फॉर्मूला के सेकेंड अमाउंट में जहां से पैसे यूज किए, जनरल रिजर्व पीएनएल वो सब कुछ डेबिट, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और ये पैसे कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, सीआरआर में, इसलिए सीआरआर क्रेडिट, तो वही पैसा सीआरआर में ट्रांसफर होता है, और बोनस शेयर जब आएगा तब देखेंगे, अभी उसका जरूरत नहीं, क्लियर हो गया जो मैंने बताया, तो जो स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया उतना बस याद रख दो, बाकी का कोई जरूरत नहीं है, फिर उसी के बेसिस के ऊपर आपको सम भी सॉल्व करना है, क्लियर है, गुड, स्टॉप करो। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.